हम आपको बता रहे थे कि बेहद खराब हालत में जिस तरीके से नोएडा की हवा भी अब कई इलाकों में 350 के पार पहुंच चुकी है। और हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 62 में भी AQI 388 पहुंचा है, तो नोएडा के सेक्टर 1 में AQI 379 पहुंचा। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये जौनपुर की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर तक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश वहां पहुंच सकते हैं और मल्हानी विधानसभा में यादवेश इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करने वाले। मल्हानी विधानसभा में यादवेश इंटर कॉलेज में वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर के चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त जो बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, बेहद खराब श्रेणी में आकर जा रहा है दिल्ली का प्रदूषण। हम आपको बता रहे हैं कि 350 के पार पहुंच चुका है AQI कई इलाकों में। और वहीं ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं नोएडा की भी बात करें तो नोएडा के सेक्टर 62 में भी 300 के आंकड़े को पार कर गया है AQI। और नोएडा के सेक्टर 1 की बात करें तो 389 पहुंच चुका है AQI। और वहीं ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब नोएडा के सेक्टर 116 में भी AQI 372 पहुंच चुका है। बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त हवा की गुणवत्ता बताई जा रही है। नोएडा और दिल्ली वासियों से यही अपील की जा रही है कि वो कोशिश यही करें कि कम से कम अपने घरों के बाहर निकले। अगर उन्हें कोई काम ना हो तो अपने घरों पर ही रहे, क्योंकि इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर बताया जा रहा है दिल्ली और नोएडा वासियों के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि नोएडा और दिल्ली में एक तरीके की सफेद धुंध देखी जा सकती है, कोहरा छाया हुआ नजर आएगा। और वो जो सफेद मोटी चादर बताई जा रही है, इसे ही बताया जा रहा है कि प्रदूषण की वजह से हो रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नेशनल वॉइस से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान फेल हो चुका है। अब यूपी में कानून और व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह जी हैं। संजय जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति घटनाएं हो रही थी, तो उसको लेकर के मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस मिशन शक्ति अभियान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये अपने कार्यों को करने में सफल सिद्ध हो रही है? देखिए, जब आप मिशन शक्ति का ढोंग और नौटंकी चला रहे हैं, उसी वक्त मेरठ में मिशन शक्ति के 15 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े। जब आप कन्याओं के पैर धुल रहे थे दशहरा के दिन, उसी वक्त मंद बुद्धि की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ गोरखपुर में। मऊ में एक युवती के साथ गैंगरेप करके छत से फेंक दिया गया। फरीदाबाद की घटना आप ले लीजिए। आप पूरे प्रदेश में जिस तरह से हरदोई में कार में गैंगरेप हो गया, सहारनपुर में कार में महिला के साथ गैंगरेप हो गया, मेरठ में एक युवती के साथ होटल में रेप की घटना हुई। आप मुझे बताइए, जिस प्रदेश में हर घंटे बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ मिशन शक्ति का आप ड्रामा कर रहे हैं। विज्ञापन में आप सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह फेंक रहे हैं। आप उनकी सुरक्षा में पैसे लगाइए ना। महिलाओं के लिए CCTV कैमरे बनवाइए, उससे सुरक्षा होगी कि ये बड़े बड़े बोर्ड, होर्डिंग और अखबारों में विज्ञापन और टीवी से विज्ञापन देने से सुरक्षा होगी? आप जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बिहार में प्रचार में लगे हुए हैं। यूपी की हालत ये हो गई है, अखबार रोज खोलिए तो आत्मा हिल जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना। औरैया में 2 दिन पहले 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। और पुलिस पूरी ताकत इस बात में लगाती है कि यह मामला कैसे दबाया जा सके। यह है मिशन शक्ति।
संजय जी, आपने अभी बिजली बिल को लेकर के बहुत सारी बातें कही। अकेले मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है, उसमें सरकारी विभागों का 56,562 लाख रुपए का सरकारी विभागों पर बकाया है, लेकिन उसको सरकार लेने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार बिजली विभाग का निजीकरण तो करना चाहती है, लेकिन सरकारी विभागों से पैसा नहीं लेना चाहती। सरकार जनता से पैसा तो लेना चाहती है, लेकिन बिजली विभाग सरकारी विभागों से पैसा नहीं लेना चाहता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिजली विभाग बहुत बड़ा लूट का केंद्र बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हर 3 महीने 4 महीने पर यहाँ पर बिजली का दाम बढ़ा दिया जाता है। यहाँ इन्होंने एक स्मार्ट मीटर लगवाया। उस स्मार्ट मीटर का सच पहले भी सामने आ चुका था, आज उस पर एक रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती साहब 30% मीटर भाग रहा है। यानी अगर आपका 1 लाख का बिल आ रहा है तो 30,000 रुपए उसमें लूट हो रही है आपके साथ। आपकी जेब काटी जा रही है, जो दिख नहीं रहा आपको सीधे तौर पे। अगर आपके 10 लाख के बिल आए किसी फैक्ट्री वाले के, तो 3 लाख रुपए उसमें लूट हो रही है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये जो पैसे अधिक वसूले गए हैं, ये उपभोक्ताओं को वापस किए जाए। पिछले 10 दिन से बाबा जी अभियान चलवा रहे हैं यूपी में। जिसका बकाया है उसको गिरफ्तार करो, जिसका बकाया है उसको गिरफ्तार करो। लोगों पे FIR हो रही है। तो हम लोग पूरे यूपी में हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं कि जिसका भी बकाया बिल है और जिसका भी उत्तर प्रदेश के अंदर गलत बिल आया है, वो दोनों लोग हमारे इस नंबर पे संपर्क करें और उनके मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। अच्छा, राज्यसभा चुनाव अब होने जा रहा है, नामांकन भी लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और तमाम ये राजनीतिक दल हैं, जो खेल चल रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? BSP का जो रवैया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने एक ट्वीट भी किया है BSP लिख करके, उसके बाद उसका मतलब आपने समझाया है ट्विटर पर। देखिए, BSP का मतलब है बीजेपी सहायक पार्टी, जो भाजपा को सहयोग देने वाली उसकी सहायक की भूमिका में है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। हाथरस कांड में मायावती जी न मिलने जाती हैं, ना मुखरता से बोलती हैं। बलरामपुर कांड में खामोशी रहती है। लखीमपुर कांड में उनकी ही पार्टी के एक नेता की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके आंखें निकाल ली गई। इतनी बड़ी घटना पे भी वो खामोश रहती है। तो मुझे वजह नहीं समझ में आ रही थी कि क्यों ऐसी नेता जिसको इस समाज ने, दलित पिछड़े समाज ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो ऐसे मामलों में चुप क्यों हैं। अब वजह समझ में आ रही है। अब समझ में आ रहा है कि दरअसल एक राज्यसभा सीट के लिए दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, जुर्म, जाति का उन्होंने सौदा कर लिया। हाथरस कांड का सौदा कर लिया। चुप रही, वो खामोश रही, इसलिए कि उन्हें एक राज्यसभा की सीट चाहिए थी। तो हाथी के सूंड में कमल इस वक्त साफ तौर पे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से अब उनके ही विधायक विद्रोह में उतर आए हैं, बगावत में उतर आए हैं। संजय जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था और भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए और 10 नंबर में से आपको कुछ नंबर देना हो, तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को आप कितने नंबर देंगे? देखिए, कानून व्यवस्था में नंबर देने की तो बात छोड़ दीजिए, तो माइनस में है। मतलब बद से बदतर हालत है यहाँ पे। जंगल राज भी कहना कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है। यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। किसी को भी कहीं पकड़ो, कहीं मार दो, कहीं बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं लूट की घटना हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ये नंबर तो दूर की बात है, ये फेल होने वाली सरकार है, माइनस मार्किंग वाली। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और किसी भी स्तर पर यहाँ पर अब कानून और व्यवस्था का राज कायम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ आलोक शुक्ल, नेशनल वॉइस, लखनऊ। और इस बीच जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं और दोपहर तक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश मल्हानी विधानसभा में
यादवेश इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए वो पहुंच रहे। दोपहर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही हम आपको ये बड़ी खबर जौनपुर से बता रहे हैं, जहां पर मल्हनी विधानसभा में यादवेश इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और उपचुनाव को लेकर के तैयारियां लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से जारी है और वहीं रैलियां भी जारी है। जौनपुर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जब डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करने के लिए आज दोपहर मल्हनी विधानसभा का रुख करने वाले हैं और वहीं दोपहर तक पहुंचने की बात सामने आई है। डॉक्टर दिनेश जो बताए जा रहे हैं वो मल्हनी विधानसभा में यादवेश इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जौनपुर की बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर के चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए डॉक्टर दिनेश पहुंचेंगे। और ये बड़ी खबर जौनपुर से, डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करने के लिए यानी डॉक्टर दिनेश डिप्टी सीएम के तौर पर वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो खबर सामने आई कि उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी तरफ से तैयारी कर रही हैं और इसी बीच लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से रैली की जा रही है। और वहीं अब मल्हनी विधानसभा में जाने वाले हैं डॉक्टर दिनेश भी, जो डिप्टी सीएम हैं, और वो उपचुनाव के मद्देनजर यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां विकासखंड टप्पल में अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। ऑफिस में अधिकारियों के न होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि विकासखंड टप्पल में दर्जनों गांव आते हैं और जहां फरियादी अपनी फरियाद लेकर दफ्तर तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां अधिकारी नहीं मिलते। वहीं अगर कोई अधिकारी भी मिल जाता है तो उसको समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है। वहीं जब इस मामले को लेकर एसडीएम खैर अंजनी कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात अंजनी कुमार की तरफ से की गई है। और वहीं हम आपको बता दें, ये पूरा मामला दरअसल बताया जा रहा है कि जब एक कार्यालय में, जो सरकारी कार्यालय बताया जा रहा है, जब यहाँ पर अधिकारियों के पास आम लोग अपनी शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी और प्रत्येक हालत में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको समय से पहुंचने के लिए बाध्य किया जाएगा और जो नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत ये लेके आए थे, एक एप्लीकेशन थी नल की, उसको लेके आए थे। यहाँ कम से कम 1 हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी कभी कोई सुनता ही नहीं है। तो बैठते हैं यहाँ कभी अधिकारी? कोई मिलता ही नहीं है, बैठती नहीं है। तो आप कितने बजे से आए हुए हो यहाँ पर? मैं सुबह 9:30 बजे का आया हुआ हूँ यहाँ पर। तो अब कितना हो रहा है टाइम? अब बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। और रायबरेली के डीएम कार्यालय के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने लपटों पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत कुछ जलकर राख हो गया था। जिस समय आग लगी उस समय डीएम कार्यालय में नहीं थे। डीएम ऑफिस में लगी आग से किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिस में रखे सोफे और कुर्सी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। और रायबरेली की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार्यालय में आग लग गई है और कहा जा रहा है कि इस कार्यालय में आग लगने के बाद से जो सोफा और कुर्सी रखे गए थे, डीएम के कार्यालय में आग लगी है और बहुत सारा सामान जो रखा हुआ था वो इसमें जलकर खाक हो गया। लेकिन खैरियत की बात यह है कि डीएम उस वक्त अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई। इस बीच आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। शौच के लिए गए युवक के ऊपर तेजाब डाला गया है। तेजाब डालने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आगरा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जब एक युवक शौच करने के लिए बाहर गया हुआ था तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने तेजाब फेंक दिया और अब वो युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बास जोखी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक शौच के लिए बाहर गया हुआ था, तभी कुछ लोगों ने उस पर तेजाब डाल दिया और तेजाब डालने के बाद उस युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और गंभीर स्थिति में ही उसे नजदीकी अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया है, क्योंकि
तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई थी युवक के परिजनों की तरफ से, और उसके बाद से उस युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और ये थाना खंदौली क्षेत्र का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस गांव का नाम बासजोखी बताया जा रहा है, यहां पर यह घटना घटी है। एक युवक जब शौच के लिए बाहर गया था, उसके ऊपर तब उस वक्त में तेजाब डाला गया, जिसके बाद से उसकी स्थिति इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिलेंडर फटने से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि अगर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो इन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है। वहीं इसके साथ ही सिलेंडर फटने का कारण का पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। किस तरीके से घटना हुई, क्या पूरा? जब गैस सिलेंडर लीक था, हम लोगों को पता नहीं था। जब माचिस जलाई तो गैस सिलेंडर ने पकड़ लिया और हम लोग सब लोग थे और जल गए। और शाम का टाइम था, खाना ही बन रहा था और जब चूल्हा जलाया तभी गैस पकड़ ली। बेटा खाना कौन बना रहा था? अभी निगोही के थाना वो गांव दुर्गवा से करीब 7 लोग यहाँ पे बर्न के आए हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत तो नॉर्मल है, 4 बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और 1 भी क्रिटिकल कंडीशन में है। सबको यहाँ पे भर्ती कर लिया गया, सबका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की पहचान पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपने तय समय से 15 दिन पहले शुरू होने जा रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दुधवा टाइगर रिजर्व की तरह ही हरी झंडी दे दी गई है। हर साल 15 नवंबर को खुलने वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व इस साल 15 दिन पहले यानी कि 1 नवंबर को खोल दिया जाएगा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमालय की तलहटी में बसा पीलीभीत अपने टाइगर रिजर्व को लेकर देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खासा लोकप्रिय है। अमूमन पीलीभीत टाइगर रिजर्व 15 नवंबर से लोगों के दीदार के लिए खोला जाता है, लेकिन इस साल पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपने तय समय से 15 दिन पहले ही खोला जा रहा है। इसको लेकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पूरी तरह से कमर भी कस ली है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश प्रदेश के लिए नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। अपने तय समय से 15 दिन पहले खुलने वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने लगभग 70% तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। बता दें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने महोफ रेंज में इको टूरिज्म स्पॉट भी लगभग तैयार कर लिया है, जो कि आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। हाल ही में शासन ने लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व को 1 नवंबर से खोलने की अनुमति दे दी। उसको देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 7वें पर्यटन सत्र को भी तय समय से 15 दिन पहले यानी कि 1 नवंबर से खोलने पर मंथन जारी है, जिस पर शासन के आदेश पर 1 नवंबर को खोलने पर लेकर मुहर बन चुकी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 6वां पर्यटन सत्र पिछले साल 15 नवंबर से धूमधाम के साथ शुरू हुआ था, लेकिन बीच में मार्च में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। इससे शासन ने 15 जून की बजाय 25 मार्च को ही पर्यटन सत्र खत्म कर दिया। इससे पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन के राजस्व को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 6वें सत्र में महज 17,29,976 रुपए की आमदनी हुई थी, बल्कि इससे पहले 5वें सत्र में 36,72,935 रुपए की आमदनी हुई थी। वहीं आने वाले समय में देखना होगा कि कोरोना काल में कितने पर्यटक आते हैं और सरकार को कितने राजस्व का मुनाफा होता है। न्यूज डेस्क, नेशनल वॉइस। खबर अलीगढ़ के नगर पंचायत जलाली क्षेत्र की है, जहां अमीनाबाद रोड पर पेड़ पर लटके युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। युवक की हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।